नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन इश्यूज़ ही इश्यूज़ हैं। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा इश्यूज से भरा हुआ है। एक तरफ तो तहरीक इंसाफ के फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब फवाद चौधरी साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि कैसे उन्हीं की पार्टी के एक मेंबर प्रोविंशियल असेंबली को 40 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं, तुर्की चले गए हैं। प्राइवेट सराय भी कहते हैं कि बहुत मजे में जा रहे हैं, साथ कुछ लेके भी गए हैं। बहरहाल दूसरी तरफ से अता तारड़ साहब और मुतालबा ये किया कि अता तारड़ साहब को, राना सनाउल्लाह और आसिफ अली जरदारी साहब को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, बिकॉज अपेरेंटली पैसों का सोर्स जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब है। जरदारी साहब सिंध से ये फंड जो हैं अरेंज कर रहे हैं। इसका जवाब भी दिया है राना अता तारड़ साहब ने। सबसे पहले सुनते हैं कि फवाद चौधरी साहब ने इल्जाम लगाया क्या। एक ऐसा शैतानी खेल पंजाब में शुरू किया गया है। हमारे रहीम यार खान से एमपीए मसूद मजीद वैयाना तौर के ऊपर 40 करोड़ रुपया लेके वो माशाल्लाह तुर्की पहुंच गए। ये वो विशियस सर्कल है जो पाकिस्तान में आसिफ जरदारी ने मास्टरमाइंड किया। 3 एमपीएज हैं, गजनफर अली जीना, सरदार शहाबुद्दीन और आमिर बकर से। इन 3 एमपीएज ने अपने एफिडेविट्स सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए हैं। ये बताया गया है कि किस तरह से उन्हें पैसों की ऑफर की गई। अता तारड़ जो है उसने उनसे बात की। पहले उन्होंने कहा कि आप अगर हमारी मदद करें तो हम भी आपके बहुत काम आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि मसलन कितना काम आ सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं आप बताएं आपकी क्या, हमें कितने लोग चाहिए। उन्होंने कहा जी हमें 10 लोग चाहिए। तो उसने कहा नहीं हमारे पास 14 लोग हैं और 14 लोगों के लिए हमें 14 अरब रुपया चाहिए। तो अता तारड़ ने उनको आगे से कहा कि नहीं 14 अरब रुपया तो बहुत ज्यादा है, हम आपको 25 से 30 करोड़ रुपया जो है वो फी एमपीए दे सकते हैं। और ये पैसे जरदारी साहब माशाल्लाह दे रहे हैं। कल हम ये एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएंगे और हमारा मुतालबा ये है आसिफ जरदारी को, अता तारड़ को फौरी तौर के ऊपर गिरफ्तार किया जाए, राना सनाउल्लाह को। नाज़रीन ये जो भी आपने टुकड़ा सुना इसका आगाज तकरीबन 18 तारीख से उस वक्त भी हो गया जब राना सनाउल्लाह साहब ने एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहिबा के साथ बैठ के, जिसमें उन्होंने कहा कि परवेज इलाही के 5 बंदे नहीं आएंगे, गुम हो जाएंगे, तो फिर परवेज इलाही चीफ मिनिस्टरशिप जो है उसको देखते रह जाएंगे। अब उसके सिलसिले में ये चीज भी सामने आई है कि लोगों को पैसे भी लगाए जा रहे हैं और एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने परवेज इलाही साहब की एक पिटीशन जो है वो आ चुकी है, जिसमें उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह जो है उन्होंने उस सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्ड की ऑर्डर की जो एक कंसेंसस एग्रीमेंट करवाया सुप्रीम कोर्ट ने 1 जुलाई 2022 को लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो 30 जून को आया था, उसकी राना सनाउल्लाह साहब ने और हमजा शहबाज जो है वो उसकी खिलाफवर्जी कर रहे हैं, इनको पाबंद किया जाए। और उस हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ट्रांसक्रिप्ट जो है उस टेलीविजन टॉक का और प्रेस टॉक का भी तलब कर लिया है। लेकिन अब जो फवाद चौधरी साहब ने इल्जाम लगाया, इसके जवाब में अता तारड़ साहब ने भी एक प्रेस टॉक की है, वो भी सुन लेते हैं। और आप इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने आपके एक एमपीए को 40 करोड़ रुपए ऑफर किया। मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जान के कहता हूं कि अगर मैंने आपके इस एमपीए को, चौधरी मसूद जिनका नाम है, 40 करोड़ रुपया ऑफर किया हो तो अल्लाह ताला मुझ पर अपना अजाब और कहर नाजिल फरमाए। और अगर आप झूठे हैं और मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं तो यह भी दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आप पर अपना कहर और अजाब नाजिल फरमाए। नाज़रीन इसी पॉइंट से हम डिस्कशन का आगाज भी कर सकते हैं। स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं जनाब अली नवाज ऐवान साहब, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, एक्स मेंबर नेशनल असेंबली हैं, रीजनल प्रेसिडेंट हैं इस्लामाबाद के तहरीक इंसाफ के, फॉर्मर स्पेशल असिस्टेंट SAPM टू प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी रह चुके हैं। राना एहसान अफजल खान साहब लीडर हैं, PMLN के कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के साथ, और इंडस्ट्री एंड कॉमर्स स्पोक्सपर्सन हैं PMLN के, मेंबर हैं सेंट्रल वर्किंग कमेटी के PMLN के। दोनों मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं। दिस इज वेरी गुड। जब स्टूडियोज में लोग होते हैं तो बहुत अच्छी डिस्कशन होती है। लेकिन हम डॉलर की उड़ान पे भी बात करेंगे और डॉक्टर खाकान हसन नजीब जो कि इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं, इकोनॉमिक एक्सपर्ट हैं, माहिर माइशियात हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर सकेंगे। और जो एक हल्कों में बहस हो रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है इलेक्शन कमीशन के थ्रू, और इसका फैसला जो है वो हो चुका है, कल शाम से ये बात गर्दिश कर रही है। उस हवाले से हम मोहम्मद अफजल खान साहब जो फॉर्मर एडिशनल सेक्रेटरी रह चुके हैं इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के, उनसे भी हम इसी पार्ट में प्रोग्राम की बात करने की कोशिश करेंगे। राना एहसान अफजल खान साहब, आप वकील हैं? नहीं, मैं इकोनॉमिस्ट हूँ। वो आपने कोट पहना हुआ ना काला, तो मैंने कहा कि शायद आप किसी केस में आए हैं लाहौर में, तो मैं इसलिए हाथ से पूछना चाह रहा था कि अब चूंकि एफिडेविट ही जमा हो गए हैं अदालत के सामने, 3 MPs ने एफिडेविट दे दिए हैं। जब कोई एफिडेविट देता है तो वो कहता है बयान हल्फी कीजिए मुझे ऑफर किए गए पैसे, तो अता तारड़ साहब जवाब में कह रहे हैं कि मैं अल्लाह ताला को हाजिर ना, एफिडेविट का तो जवाब किसी और तरह से देना पड़ेगा। देखिए अच्छी बात है ना, एफिडेविट जमा करा दिए तो सुप्रीम कोर्ट जो है इस पर तहकीक कर लेगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखें मैं समझता हूँ कि चोट की दारी में तिनका है। जब शरकपुरी साहब जो हैं वो उन्होंने जब रेजिग्नेशन दिया तो उसके ऊपर PTI वालों के क्या बयान थे, बड़ी खुशी मना रहे थे कि देखेंगे इसको तो लोटा भी नहीं कहते, वो रिजाइन दे रहे हैं, आ रहे हैं।
और इसी तरह वो इलियास चनोटी साहब हैं, उनकी भी आपने ऑडियो क्लिप सुना होगा, वो कह रहे हैं मुझे कहा जा रहा है जी पता नहीं कितने पैसे मिल जाएंगे और आप उम्रे पे रहें, यहाँ ना आए, इस तरह इलियास चनोटी कौन है? उनका वो भी क्या है? एमपी हैं, वो पीएमएलएन के एमपी हैं। पीएमएलएन के एमपी जी, उनको कहा जा रहा है कि वापस ना आए। जी वापस ना आए, तो वो भी एक इल्जाम है। आपको याद होगा मेरे ख्याल से, आप ये कह रहे हैं कि दोनों तरफ से ये चीजें हो रही हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं, मेरा पॉइंट ये है कि आपको वो स्वाति साहब याद होंगे, उन्होंने, हाँ जी, आजम स्वाति साहब, उन्होंने जी ईसीपी को कहा था कि ये बिक जाती है, ये इट इज अप फॉर हायर, इसको आग लगा दो। फिर जब उनको बुलाया, उनको कहा भी बताओ सबूत किधर है, तो उन्होंने कहा जी हमें माफी दे दें, हमसे गलती होगी, सियासी बयान था। 35 पंक्चर भी आपको याद होंगे, 2 साल अवाम को गुमराह किया, फिर कहा सियासी बयान है। फिर ये नो कॉन्फिडेंस पे कहा जी अमेरिका से बोरियों में पता नहीं पैसे आ रहे हैं, कहां आ रहे हैं, सारी इन्वेस्टमेंट है। तो ये इनका वतीरा है पीटीआई, ठीक है। दे बिल्ड अ नैरेटिव। जब भी इस तरह का कोई मामला होता है, अभी ये इलेक्शन इन्होंने जीता पंजाब का, इनको मुबारक हो, लेकिन इनमें वो ग्रेस नहीं थी कि इस यानी कि जीत में भी ग्रेसफुली एक्ट करते, फिर भी इल्जाम लगाया। तो ये एक नैरेटिव बिल्डिंग, इनका एक जनरल ट्रेंड है, ये नैरेटिव बिल्डिंग कर रहे हैं, हकीकत इसमें कोई नहीं है। अगर हकीकत है तो ये बता दें शरकपुरी साहब को इन्होंने कितने साहब ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि 5 बंदे नहीं आएंगे। देखिए उसकी बड़ी वजूहात हो सकती है ना, इनका जो सीएम के कैंडिडेट हैं, इनकी पार्टी से तो नहीं है। क्या पूरी जो इनके पीटीआई के जितने मेंबर हैं, क्या वो उनको पसंद करते हैं? या हो सकता है उनकी पार्टी डिसिप्लिन पे तो फैसला, लेकिन हो सकता है कोई उनकी पर्सनल जो है वो उसके अंदर कोई पार्टी डिसिप्लिन पे तो बड़ा फैसला हो चुका है ना कि जो पार्टी की डायरेक्शन और डिसिप्लिन के खिलाफ वोट नहीं डालेगा, ये डालेगा, बिल्कुल उसके खिलाफ सजा होगी। 20 लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं, तो राणा सनाउल्लाह साहब पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना कि 5 लोग नहीं आएंगे, तो खतरनाक नहीं? आइन फॉलो होना चाहिए ना। अगर कोई नहीं आएगा, कोई पार्टी डिसिप्लिन वायलेट करेगा, तो फिर जो आइन के मुताबिक जो लाएमल है वो होगा। अच्छा, उससे कौन जो है यानी कि जो लॉ है वो अपना। जी, फॉर्मर एडिशनल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मोहम्मद अफसल खान साहब ने भी ज्वाइन किया। खान साहब मेरे साथ रहे हैं, मैं सुनने में जरा जवाब ले लूं अली नवाज ऐवान साहब का। वो कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के पास फैक्ट्स नहीं होते, हकाइक नहीं होते, उड़ी उड़ाई बातों के ऊपर नैरेटिव शेप करते हैं। उन्होंने 2-3 एग्जांपल्स भी दे दिए उसकी। नहीं, आपके सामने बिल्कुल यूसुफ रजा गिलानी के बेटे तो पैसे मांग दे के वोट तो खरीद ही नहीं रहे थे। आपके सामने ही है कि ये जो 20 लोटे हुए हैं, कहते थे हमारा टिकट बिकता है, और उसकी कंफर्मेशन ये है कि उन 20 लोटों को भी टिकट भी दी गई। भी मतलब ये तो है ही कुछ नहीं है, मतलब ये तो कहते ही नहीं ना, इनका तो मसला ही कोई नहीं। उसके बाद जो नेशनल असेंबली के अंदर 26 लोग सिंध हाउस के अंदर पाए गए थे, वो क्यों पाए गए थे? और उनके साथ वो आज वो क्या कहते हैं, जो अजीम लोटे हैं और अब माशाल्लाह कायदे हिज़्ब इख्तलाफ बने हुए हैं, वो क्या कहते हैं, मैं हूँ तहरीक इंसाफ में, पर अगला टिकट मैं नून से लूंगा। जब नया राजा रियाज साहब की बात, राजा रियाज साहब का नाम ही लेना अच्छा नहीं उनका तो वैसे, तो हल्के में तो बातें जाती है। इसका फिर क्या कहेंगे? बात बताइएगा कि ये क्या है, मतलब इसको कैसे करेंगे आप डिफरेंट? कि आप लोगों ने कहा कि हम इनको टिकट देंगे, वो कहते थे हमें टिकट देंगे, फिर आपने टिकट उनको दे दिए और आपने उनको पेमेंट की ना, एक तरह से आपने कमोडिटी एक्सचेंज किया। टिकट देने का मतलब है कि आपने उनको, देयर इज अ बिग डिफरेंस ना। अब ये पहले कहें कि हमारी 50 करोड़ वाली बात गलत है, वो नहीं एग्जिस्ट करती। इन्होंने टिकट दिया है, एक चीज पे आए ना, टिकट तो दिया है हमने, वो तो सबके सामने एक्सचेंज में नहीं आएगा। देखें, वो ऑब्वियसली जब उन्होंने जब एग्री किया कि या जो हमारे पास वो आए इस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर कि हमें ये इनकी लीडरशिप कबूल नहीं है, जो इनका तर्ज हुकूमत है वो उससे इख्तलाफ है और इस वजह से हम आपके पास आना चाहते हैं, तो डेफिनेटली हमने उनको जो है एडजस्ट किया, पार्टी के अंदर टिकट दिया। ये तो हुआ, ये तो देखा आपने, इलेक्शन में भी उनको टिकट भी दिया, एडजस्ट भी किया। लेकिन अब ये खुद अपने मौके से इलेक्शन कैंपेन इन्होंने अपने पैसों से चलाई है, पार्टी ने चलाई, अपना भी खर्चा किया होगा। देखिए, ये मिक्स एंड मैच था। इसके अंदर जो है मैं समझता हूं कि पार्टी भी कुछ लोड उठाती है, और क्योंकि पार्टी के लिए भी बड़े अहम इलेक्शन थे, और डेफिनेटली जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने भी उठाया होगा लोड। तो जब आप लोगों ने उनको टिकट दिया तो उनको अपना खर्चा भी करना पड़ा, तो उनका फिर इंसेंटिव क्या था? सिर्फ टिकट या खर्चा अपना करना पड़ गया? उनका इंसेंटिव ये था कि एक नाअहल हुकूमत जिससे वो तंग आए हुए थे और जो वो समझते थे कि करप्ट भी है, उन्होंने उस पार्टी को छोड़ा और वो उन्होंने जो है वो एक बेहतर हुकूमत को जो है वो उसका साथ दिया। ये इंसेंटिव था। तो बेसिकली बहुत हाई यानी इखलाक। अच्छा, रिजर्व सीट्स वालों के साथ क्या? रिजर्व सीट वाले क्या? जो रिजर्व सीट्स पे थे उनके साथ क्या किया? मुझे ये बता देना, शरकपुरी साहब के साथ इन्होंने क्या किया? हाँ, रिजर्व सीट सर, शरकपुरी साहब के साथ हमारी वजह। चलिए, इनको तो टिकट दिया, तो फिर उनका क्या इंसेंटिव था? शरकपुरी साहब का क्या इंसेंटिव था? शरकपुरी साहब का क्या इंसेंटिव था जी? शरकपुरी साहब ने इस्तीफा दिया, गलत दिया, अच्छा किया, अभी साबित हो जाएगा। जो काम हो चुका हुआ है, पहले देखें, जो काम आपने 50 करोड़ रुपए दिए शरकपुरी साहब, हो चुका हुआ है। शरकपुरी साहब ने देखा कि हुकूमत चेंज हो रही है, नहीं, इलेक्शन, और उनको नई हुकूमत में जगह मिलेगी, ये उनका
इंसेंटिव मैं शरद पुरी साहब incentive आप को मोहित भाई, वकीलों का भी, नहीं, उन्होंने अपना मोहित खर्चा भी भाई, किया। मोहित चल, भाई, मैं ये शरद पुरी को दोनों का- डिफेंड करने नहीं बैठा। हाँ। आप पार्टी लॉयल्टी चेंज करना चाहते हैं, बिल्कुल करें। आप समझते हैं कि ये पार्टी करप्ट है, ये पार्टी नाअहल है, ये ना पार्टी डिलीवर नहीं कर पा रही, इस्तीफा दें, इलेक्शन लड़ ले जाके। ठीक है। ये है तरीका का। वो ऐसा नहीं आप कि- इखलाकियात क्या सिखा रहे हैं कि पहले आप हमें चीफ मिनिस्टर बनाएं, पहले आप हमें सेनेट की टिकट दिलाएं, पहले आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कामयाब कराएं और उसके बाद हम आपको टिकट देंगे। ये एक्सचेंज है, मुश्किल ये काम नहीं है। एक्सचेंज वही है। तो मैं और आपको- आगे की तरफ चलते हैं। मैं खान साहब को, मैं अफसर खान साहब को भी ले लूं, बिकॉज आपका देखिए पॉलिटिकल बयानिया आपका आ गया, जाहिर है आप एग्री तो नहीं करेंगे एक दूसरे से, कभी लोग सुनने वाले अपना फैसला कर सकते हैं। वो अवाम ने फैसला कर दिया मोहित भाई, अवाम ने फैसला कर दिया 20 सीटों के ऊपर, अवाम ने फैसला कर दिया। हम नहीं करें ना करें, ठीक बात है, अवाम ने फैसला कर दिया। मोहम्मद अफसर खान साहब, आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से बहुत देर आपका उससे जो है एक रास्ता वाबस्ता रहे, आप उसके साथ ताल्लुक आपका रहा, आप इन डायनामिक्स को अच्छी तरह से समझते हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे इस वक्त ये इल्जाम जो लग रहा है कि उनकी जो मॉनिटरिंग है, उनका जो रिएक्शन और रद्द अमल है वो सेलेक्टिव किस्म का है। अब यहां पर इल्जाम लग गया है कि 3 MPs जो हैं उन्होंने अपने एफिडेविट जमा करा दिए हैं कि उनको पैसे ऑफर किए गए हैं अता तारड़ साहब की तरफ से। राना सनाउल्लाह साहब ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है जो ऑन रिकॉर्ड है, जिसमें उन्होंने कहा कि 5 लोग अगर ना आए तो फिर चौधरी परवेज अलाई क्या करेंगे। चौधरी परवेज अलाई जो है वो उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक पिटीशन लेके चले गए हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 1 जुलाई को ये बाकायदा ऑर्डर दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हमजा जो है वो एक तरह से एक केयरटेकर लफ्ज तो नहीं इस्तेमाल हुआ, लेकिन उनको ये उनसे गारंटी ली गई कि वो अपने असर रसूख का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन अब असर रसूख का इस्तेमाल भी हो रहा है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान दूसरी तरफ से जो है खबर आ रही है कि वो तहरीक इंसाफ को डिस्क्वालीफाई कर देंगे फॉरेन फंडिंग केस में। तो अगर फॉरेन फंडिंग केस के अंदर की इरेगुलरिटीज इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं तो ये जो सारी इरेगुलरिटीज हो रही हैं इनको इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं देख पा रहा? डॉक्टर साहब, इनायत है कि आपने मौका दिया कि हम इस चीज को क्लियर कर सकें और आपके तवज्जुह से पाकिस्तान के अवाम को भी मालूम हो कि किसकी क्या जिम्मेदारी है और कौन कहाँ पे कामयाब है और कौन कहाँ पे नाकाम है, वो अवाम खुद देख भी रही है। पहले मैं आपसे ये अर्ज करूं कि आईनी ये इदारा है और आईन में इलेक्शन कमीशन को एक खुद मुख्तार इदारे के तौर पर 2 फराइज सौंपे गए कि एक आप फ्री और फेयर इलेक्शन करें और दूसरे जो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, मतलब है कि एक डूज हैं एक डोंट्स हैं। पाकिस्तान की इलेक्टोरल हिस्ट्री में ये मैंने पहली दफा देखा कि ये खान और दरिया खान बकर के दरमियान पुल के ऊपर वो बॉर्डर बना दी गई, इसको रोका गया। पाकिस्तान की इलेक्टोरल हिस्ट्री में पहली दफा मेरे ख्याल में एक क्रिमिनल एक्ट है कि और फेडरेशन के खिलाफ और स्पिरिट ऑफ जो पेट्रियटिज्म है उसके खिलाफ कि आप किसी एक सूबे के लोगों को टारगेट बनाएं। ये बहुत ही बड़ा क्राइम है। हम और आप भी इस पाकिस्तान के वफादार हैं और हमारी भी जिम्मेदारी है और वो हमारी जिम्मेदारी ये है कि जहाँ पे फाउल प्ले हो वहाँ हम विसल ब्लोअर के तौर पर जरूर कहें कि ये गलत है। ठीक है। स्पेड। अब बात है कि फॉरेन फंडिंग पे। अब देखें पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वैसे तो 400 से ज्यादा वहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, रजिस्ट्रेशन किया जिन लोगों को इलेक्शन सिंबल मिला है, लेकिन उसमें से 8-10 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इलेक्टोरल प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है। अब उसमें 1 सीट वाली भी है, 2 वाली भी हैं, 5-6 वाली भी हैं और फिर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग और पीटीआई इज द बिगेस्ट पार्टी। अच्छा, अब मैं खुद 20 साल वहां रहा हूं, मुझे नहीं पता चला कि जो बड़ी बड़ी पार्टियां, एक वक्त था कि उसमें पीपीपी के सीट बिकते थे, टिकट बिकती थी। जैसे अभी आपने टिकट की बात की, आपने बिल्कुल सही बात की। ये इंसेंटिव नहीं है। टिकट बिकते से क्या मतलब था कि टिकट खरीदना पड़ता था एक पोटेंशियल एमएनए को? बिल्कुल और वो पैसे दिए जाते थे और कि जी अगर पीएमएलएन की वो जो कहते हैं चलो तुम उधर को जिधर की हवा हो, तो जिसकी पार्टी की मकबूलियत होती थी उसका ही टिकट बिकता था और उसके लिए पोटेंशियल उम्मीदवार वही होते थे जो ज्यादा से ज्यादा पैसे देता था। जैसे आपने ये तो खुलेआम देखा होगा कि सेनेट में जितने भी richest people of Pakistan have become the member of that upper house of Senate। तो इसी तरीके से ये जो आप उसमें अगर फैसल जावेद की तरह के लोग देखेंगे तो आपको बहुत कम लोग नजर आएंगे
और ये ट्रेजेडी है। ज्यादातर लोग बड़े अमीर हैं, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आपके। हमने देखा कि सेनेटर्स ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो अमीर तरीन लोग होते हैं, अक्सर वो बिलियनर हैं। बिल्कुल बिलियनियर हैं, और सबसे ज्यादा वोट की कीमत उनकी वो बलूचिस्तान की होती थी, इसलिए कि वहां से आपने 11 MPA खरीद लिए तो आप यू बिकेम ए सेनेटर। और वहां वाले तो सिवाय एक आध के बाकी सब, बहरहाल इट इज ट्रेजिक। और आपने देखा होगा कि PTI ने या इमरान खान ने इस पैसे के इस्तेमाल के खिलाफ इसको पॉलिटिकल फाइनेंस। लेकिन अब ये जो फॉरेन फंडिंग केस है जिसमें कहते हैं जी कि फॉरेन फंडिंग केस, ये सो कॉल्ड फॉरेन फंडिंग केस, क्या इसमें ये मान लिया है इलेक्शन कमीशन ने कि ये प्रोहिबिटेड फंडिंग केस है, ये फॉरेन फंडिंग केस नहीं है? ये माना है या ये महज आर्गुमेंट है? फॉरेन फंडिंग किसे कहते हैं? IMF आपको दे रहे हैं, वो फॉरेन फंडिंग है। और जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है, हाँ वो उसामा बिन लादेन के पैसे किसी को ने लिए या किसी ने लीबिया से पैसे लिए, ये तमाम चीजें दीज आर ओपन सीक्रेट्स। और हमारी पॉलिटिकल हमारी जो एजेंसीज है दे नो इट ऑल। और उसमें से असली फॉरेन फंडिंग वो उसको कहते हैं जो आपका दुश्मन मुल्क आपकी सियासी जमात को दे और वो साबित हो जाए। तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान की एक सियासी जमात जिसको MQM जिसका नाम है, उसको BBC की स्टोरी के मुताबिक रा ने मिलियन ऑफ पाउंड दिए थे, डॉलर दिए थे, और उसकी वो स्टोरी उस पर चली थी और आज तक उसका डिनाइल नहीं आया। अब आप दूसरा सवाल ये होना चाहिए कि फिर MQM क्यों नहीं डिस्क्वालीफाई हुई? डिस्क्वालिफिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट, ये इलेक्शन कमीशन को गवर्नमेंट ऑफ द डे जाके कंप्लेंट करेगी। और MQM हर हुकूमत के साथ रही है, जब से MQM बनी है उसने कभी अपोजिशन में वक्त समझ आ गई कि MQM के लिए किसी हुकूमत ने नहीं लिखा। लेकिन अगर आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब से अपना फैसला सो कॉल्ड फॉरेन फंडिंग केस में महफूज रखा हुआ है, वो फैसला दे देते हैं कि जी हमें तो समझता है कि इरेगुलरिटीज हैं और तहरीक इंसाफ को हम सब रिकमेंड करते हैं कि बैन कर देना चाहिए, तो उसके बाद वफाकी हुकूमत ने किसको कहना होगा कि बैन करें? इलेक्शन कमीशन? मेरी एक मिनट पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें 2 जमातें हैं जो फाइनेंशियल इंटेग्रिटी रखती हैं पाकिस्तानी अवाम के नजर में भी और मेरे नजर में भी। मैं आई एम नॉट ए पॉलिटिकल फिगर, मैं जो अच्छा आदमी होऊंगा उसको अच्छा कहूंगा, जो बुरा काम करता है उसको बुरा कहूंगा। लेकिन जितनी जबरदस्त अकाउंटिंग और ऑडिटिंग किसी भी फंडिंग की है वो है PTI की और जमात इस्लामी की। देखिए इसमें अब पर क्या आप कहते हैं कि फॉरेन फंडिंग में जिस XYZ ने, मैंने इसमें कई साल पहले जो इस फॉरेन फंडिंग केस का जो इनिशिएटर था उसके साथ मेरे इकट्ठे TV प्रोग्राम हुए हैं और मैंने उससे पूछा, और वो बेसिकली हमारे क्वेटा का पठान है, वो उसके साथ था जी मैं शुरू से, और मैंने उसके साथ फंडिंग की और ये किया और वो किया। और जो मुझे महसूस हुआ कि वो इमरान खान ऐसा आदमी है कि वो कहता है कि आप करते हैं तो पाकिस्तान के लिए करते हैं, मेरे जात के लिए। बहरहाल वो उसके जातियात का मसला है। लेकिन अगर फैसला कर दें, मेरा क्वेश्चन ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कल के दिन, परसों के दिन ये फैसला कर देता है कि हमने डिटरमिन किया है कि ये प्रोहिबिटेड कर सकता। अच्छा, नहीं कर सकता, इसलिए कि देखिए उसके अकाउंट्स में हमारा एक ये अब तक में एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें दानियाल अजीज उस वक्त बड़ा प्रोएक्टिव था इनकी तरफ से, तो वो अपने साथ कुछ कागजात भी लेकर आया था। उसमें चंद $100 थे कि जी ये जिस कंपनी ने दी है वो कंपनी यहूदी है। लेकिन उसने जो इल्जाम लगाया, फिर वो फरीहा इदरीस थी, उसने उसे कहा कि अच्छा ये कितने पैसे हैं, पता नहीं क्यों चंद $100 थे। तो मैंने कहा कि फर्ज क्या कि ये अगर साबित होता है कि मोसाद से हैं फिर तो ये है क्राइम। लेकिन XYZ अगर आपको देता है, ठीक है, जैसे पाकिस्तान को ये IMF से पैसे आते हैं, ये कहाँ से हैं, किन किन लोगों के हैं, इसको ये भी फॉरेन फंडिंग है। उस वक्त फॉरेन फंडिंग गलत होती है जो कोई दुश्मन मुल्क आपसे वहां पे इवल काम, जैसे MQM ने काम किए हैं के लिए। समझ आ गया, बहुत शुक्रिया मोहम्मद असलम साहब, मुझे ब्रेक लेनी है। बहुत शुक्रिया हमें ये समझाने का। बुनियादी तौर पर फॉरेन फंडिंग तब बनती है अकॉर्डिंग टू द आइन, अकॉर्डिंग टू द लॉ, जब कोई फॉरेन हुकूमत, वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी, कोई ऐसे अनासर जो आपकी पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना चाहें वो किसी सियासी पार्टी को फंड करें। जैसे कि MQM के केस में इल्जाम लगा BBC की स्टोरी में कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग जो हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने फंडिंग की MQM की वाया ब्रिटेन, तो वो फॉरेन फंडिंग बन सकती है। लेकिन फॉरेन सिटीजंस की फंडिंग जो है या फॉरेन किसी कंपनी की फंडिंग जो है वो फॉरेन फंडिंग के खाते में नहीं आती है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इंतहाई इंटरेस्टिंग डिस्कशन को आगे बढ़ते हैं, उनकी भी देखते हैं कि डॉलर की जो उड़ान है इसका क्या इंपैक्ट हो रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमी पे आफ्टर द ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन आप देख रहे हैं कि डॉलर ने एक बार फिर रुपए के खिलाफ एक बहुत ही बड़ी उड़ान जो है जारी रखी हुई है। वैसे तो पाकिस्तान की गुज़श्ता 50 बरस की तारीख में 1970 की दिहाई में मिड 1970s में जब अरब इसराइल क्राइसिस हुआ, जब ऑयल क्राइसिस हुआ तो डॉलर 4-4.5 रुपए का हुआ करता था। अब तो किसी को यकीन भी नहीं आ सकता कि कभी डॉलर 4.5 रुपए का होता था। इस वक्त डॉलर 225 या 26 रुपए का मार्केट में चल रहा है। क्या वजह हुई, इस पर बात करने लगे हैं। डॉक्टर खाकान हसन नजीब हमारे साथ हैं, पब्लिक पॉलिसी एडवाइजर हैं, एडवाइजर टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रह चुके हैं, बाय प्रोफेशन इकोनॉमिस्ट हैं। डॉक्टर नजीब, ये जो रीसेंट झटका हमें लगा है डॉलर वर्सेस रुपी का, इसकी वजह क्या बन रही? हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, इसको थोड़ा सा आपको पस मंजर में देखना पड़ेगा। जब कोविड के बाद मईशत खुली तो जो गवर्नमेंट थी ऑफ द टाइम, उसने जब बजट प्रेजेंट किया तो वो एक एक्सपेंशनरी बजट था, बिकॉज वो चाहते थे कि ग्रोथ हो। नथिंग रॉन्ग विद दैट। उसके बाद स्टेट बैंक ने बहुत से ऐसी चीजें पैदा की जिसमें एक फाइनेंसिंग क्रिएट की गई ताकि इकोनॉमी बढ़े। नथिंग रॉन्ग विद दैट ऑल्सो। बट जब आप नवंबर दिसंबर में पहुंचे तो हमें दिखाई दे रहा था, और कई इकोनॉमिस्ट ये कह रहे थे कि करंट अकाउंट का जो खसारा है वो बढ़ रहा है और अब हमें मेजर्स लेने चाहिए इनको रोकने को। गवर्नमेंट ने मेजर्स लेने की कोशिश भी की, पर तब तक जो कमोडिटी प्राइसेस थी इंटरनेशनली वो बढ़ना शुरू हो गई, और फिर हुई यूक्रेन का क्राइसिस शुरू हो गया और कमोडिटी प्राइसेस और बढ़ गई, और हमारे जो इंपोर्ट बिल था वो और बढ़ गया। अब ये हुआ कि उसके बाद आपने मार्च ऑनवर्ड्स ये देखा कि जो आपके स्टेट बैंक के ज़खायर थे वो 16.2 बिलियन डॉलर से आज कहीं 9.5 बिलियन डॉलर्स पे आ गए हैं, बावजूद इसके कि इसमें आपने 2.3 बिलियन डॉलर्स डाले हैं चाइना से लेके। करंट अकाउंट का खसारा 17 अरब डॉलर का क्लोज हुआ है FY22 का, अभी फिगर नहीं आया बट आई थिंक इट इज नियर देयर। 48 अरब डॉलर का खसारा है आपका ट्रेड का। डॉलर इस वक्त मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पे है। इसमें सबसे बड़ा आंसर सप्लाई और डिमांड ऑफ द डॉलर का होता है। ये करंट अकाउंट का खसारा और ये खसारा आपको दोनों यही बता रहे हैं कि सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, इसलिए ये हो रहा है। जो इस वक्त पर्टिकुलरली हो रहा है, जो आप देख रहे हैं वो यूं है। हाँ, ये इस वक्त क्यों है, ये दिस इज अ की क्वेश्चन एंड वी मस्ट आंसर दैट क्वेश्चन। ये इसलिए ज्यादा है कि अगर आप लोगों को बच्चों के पढ़ने के और इलाज के पैसे भी नहीं दे रहा, अगर आपने अपने भाई बहन को कोई प्रॉपर्टी बेच के पैसे भेजने हैं उसकी भी परमिशन नहीं मिल रही, तो फिर डिमांड कैसे पैदा हो रही है? एक आम आदमी, शरीफ आदमी जो बेचारा 18 घंटे दिन में काम करता है और 30 साल से काम कर रहा है, उसकी तो जिंदगी अजाब बन चुकी है इस मुल्क के अंदर। तो फिर डॉलर की डिमांड कैसे है जब लोग तो डॉलर खरीद ही नहीं सकते, डॉलर मिलता ही नहीं है कहीं। एक तो हमने आइडेंटिफाई कर दिया कि मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट में ट्रेड की वजह से डिमांड है। दूसरी डिमांड दो वजह हैं वो ये हैं कि अभी आपने जो जून क्लोज किया, आपका जो ट्रेड डेफिसिट है वो 4.9 बिलियन डॉलर्स का है। आपकी जो एनर्जी इंपोर्ट है वो 3.7 बिलियन डॉलर्स की है। आपकी जो मे की एनर्जी इंपोर्ट है वो 2.6 बिलियन डॉलर्स की है। इनकी जो एलसीज खुलती हैं उसके सारे पैसे वहां पे मौजूद नहीं होते, बैंक्स जाके आगे पैसे लेते हैं, यानी कि 30-40 दिन बाद लेते हैं। वो सारी जो डिमांड है आपको इन हफ्तों में दिखाई दे रही है, वो डिमांड क्रिएट कर रही है वो शॉर्टफॉल जो कि स्टेट बैंक भर नहीं पा रहा बिकॉज उसके एफएक्स रिजर्व्स कम हैं, और दूसरा वो आईएमएफ के प्रोग्राम में है, और आईएमएफ ने मुझे मालूम है कि एक कंडीशनैलिटी सेट की हुई है कि वो कितनी इंटरवेंशन कर सकता है। तीसरा अनसर्टेनिटी है पॉलिटिकल फ्रंट पे कि क्या हम वो 4.2 बिलियन डॉलर जिसकी ग्रॉस फाइनेंसिंग में कमी है वो पूरा कर सकेंगे। चौथा, फिच ने आपको अभी नेगेटिव किया, उससे पहले मूडी ने आपको नेगेटिव किया। आप इन दोनों की रिपोर्ट्स पढ़ें, बड़ी स्केदिंग रिपोर्ट्स हैं। और आखिर में ये बात है कि आईएमएफ का प्रोग्राम पीटीआई गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी कि हो जाए, वो अपनी कुछ कोशिश में चल रहे थे। फिर उसके बाद एक चेंज ऑफ गवर्नमेंट हुई, कुछ डिले हुआ, ऑब्वियसली नई गवर्नमेंट आई, उसको टू गेट देयर फीट, उसमें 3-4 महीने का डिले आया। डिले प्रोग्राम जो स्टॉल हुआ था इमरान खान की हुकूमत में, वो किस पॉइंट पे स्टॉल हुआ था शौकत तरीन और इमरान खान की हुकूमत में? वो क्या वजह थी कि तहरीक इंसाफ उसका अगला ट्रांशे नहीं ले रही थी? देखिए, उसकी जो पाकिस्तान का प्रोग्राम है ना, वो 3 चीजों पे बड़ा क्लियर है। नंबर 1 वो इस चीज पे है कि आपने करंट अकाउंट के खसारे को कैसे संभालना है। नंबर 2 आपके फिस्कल के खसारे को कैसे संभालना है। और नंबर 3 आपने
एनर्जी सेक्टर को किस तरह संभालना है। इन तीनों चीजों पे बात हो रही होती है और इनमें कई ऐसी चीजें हैं, मसलन एक एमनेस्टी चल रही थी, IMF प्रॉब्ली वाज नॉट हैप्पी विद द एमनेस्टी, फिर उसमें थोड़ा सा वो पेट्रोलियम की एक ऐसी इन्होंने फाइनेंसिंग क्रिएट की प्रॉब्ली उस पर अगर वो भी चलते रहते तो प्रोग्राम तब भी हो जाता। हर हुकूमत के साथ या हर आने वाली हुकूमत के साथ IMF जो है वो इन दी एंड प्रोग्राम कर लेती है। प्रोग्राम स्टेट के साथ होता है, किसी गवर्नमेंट के साथ नहीं होता। सो वो एक नेगोशिएशन चल रही थी। फिर ये जो कहते हैं कि IMF एक इंटरिम गवर्नमेंट के साथ प्रोग्राम नहीं कर सकती, ये सही है या गलत है कि IMF जो है वो एक इंटरिम गवर्नमेंट अगर होगी, केयरटेकर गवर्नमेंट होगी, उसके साथ प्रोग्राम नहीं करती, ये सही है? सो इसका जवाब मैं पाकिस्तान की दो मिसालों से देता हूं। जब मोइन कुरैशी साहब आए थे तो इंटरिम गवर्नमेंट आई थी, प्रोग्राम मोइन कुरैशी साहब ने साइन किया था एज एन इंटरिम केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर। बेनजीर साहिबा उसके बाद अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, PPP की गवर्नमेंट आई, PPP की गवर्नमेंट ने उसको ऑनर किया। इसके बाद भी एक, इससे पहले भी मुझे याद है कि महबूबुल हक ने जब आई थिंक जनजिया मरहूम का क्रैश हुआ था तब भी एक प्रोग्राम साइन हुआ था इंटरिम में। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर प्रोग्राम इस वक्त साइंड है, एक चीज याद रखें कि ये नया प्रोग्राम नहीं है। PTI 7th रिव्यू करवा रही थी, वो कंप्लीट नहीं हुआ तो 7th एंड 8th रिव्यू इकट्ठा होकर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया। अगर हुकूमत में, इसीलिए मैं कहता हूं कि मार्केट्स हैव टू रिमेन काम। ऐसी कोई चीज नहीं होने वाली मुल्क में। अगर IMF का प्रोग्राम नहीं साइन होता, वी आर इन डिफिकल्टी। अगर IMF का प्रोग्राम बोर्ड 26 अगस्त को हो जाता है और करंट गवर्नमेंट सारी चीजें पूरी कर लेती है, ग्रॉस फाइनेंसिंग पूरी कर लेती है, इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ दुरुस्त कर देती है। मेरे साथ रहिए डॉक्टर नजीब, मेरे साथ रहें डॉक्टर नजीब। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आपकी हुकूमत के कई सीरियस लोग जो हैं, जैसे डॉक्टर मिफ्ता और भी लोग, वो कहते हैं जी कि हम तो इसलिए आ गए हुकूमत में, अपने लोगों को कहते हैं मजबूरन, हमारी मजबूरी ये थी कि हमने कुर्बानी दी अपनी सियासत की, क्योंकि इंटरिम हुकूमत जो है उसके साथ IMF का प्रोग्राम नहीं होता था। तो मैं एक दिन IMF की टीम को मिला पाकिस्तान में, यही चीज़ मैंने उनसे पूछी। उन्होंने कहा ये किसने कहा है, बिकॉज प्रोग्राम में तो पाकिस्तान है। जो 2000 प्रोग्राम साइन हुआ था 2019 में, वो प्रोग्राम चल रहा है, सिर्फ ट्रांशे रुके हुए थे फॉर फर्दर नेगोशिएशन। एक और सेकेंडली IMF के प्रोग्राम का केयर टेकर से कोई ताल्लुक नहीं है, और पहले भी हुए और अभी उन्होंने एग्जाम्पल भी आपको दी थी। क्यों गलत बयानी कर रहे हैं आप अपने वोटर बेस को ये कह के कि हम इसलिए मर गए हैं, पाकिस्तान की खातर कुर्बानी दे के हमने हत्या कर ली अपनी, हराकरी कर ली अपनी, बिकॉज हमें IMF का प्रोग्राम करना था? मेरे ख्याल से जो ट्रस्ट डेफिसिट जो एक क्रिएट हो चुका था IMF और हुकूमत पाकिस्तान का, जो PTI दौर के अंदर हुआ, जो जिस तरह इन्होंने भी बताया कि एक एक्सपेंशनरी बजट था, और फिर इनको फाइनल रियलाइजेशन हुई जनवरी में जाके जब इन्होंने मिनी बजट दिया और वो 6th रिव्यू था। IMF वाले तो नहीं कह रहे हमारा कोई ट्रस्ट डेफिसिट था। हाँ, नहीं, ये हुआ ना, बिकॉज इन्होंने ये बार बार बैक एंड फोर्थ गए। इन्होंने जो है वो जो मिनी बजट दिया उससे भी यू टर्न ले लिया। तो फिर जो क्राइसिस जो क्रिएट हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट का, अभी इन्होंने भी बताया, तकरीबन 22 अरब डॉलर पे 20 अरब डॉलर पे रिजर्व्स खड़े थे अगस्त में, अगस्त 2021 में, और जब हमें हुकूमत मिली तो 10.3 अरब पे थे। तो इतना फॉरेन रिजर्व आपका डिप्लीट हो गया था और डॉलर्स की अरेंजमेंट नहीं की गई थी। तो जब हम आए तो तब तकरीबन बॉटम आउट हो चुका था। तो ये अगर आप उस वक्त केयर टेकर पे छोड़ देते तो मेरा नहीं ख्याल कि तो आप लोगों ने अपनी सियासत की कुर्बानी दे दी। जी बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज व्हाट वी डिड। इसके अंदर एक और चीज मैं ऐड कर लूं, जो करेंसी की बात हो रही थी। देखें, इसके अंदर यूएस करेंसी जो है 12% बाकी करेंसियों के बनस्बत भी अप्रिशिएट हुई है, एक वो फैक्टर है। सबसे बड़ा फैक्टर ये जो 2 दिनों में है वो इमरान खान की जीत है, ये जो इन्होंने जो जिमनी, सो मार्केट्स हैवंट लाइक दैट। तो जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव है। इमरान खान की जीत की वजह से सेंटिमेंट नेगेटिव। बिल्कुल। अच्छा, पहले 2-3 चीजें हैं। फाइनेंशियल इश्यूज के ऊपर बात करें ना, ये भी करंट अकाउंट डेफिसिट की बात की इन्होंने कि 17.5 अरब डॉलर पे ये क्लोज किया इन्होंने जून को। तो जब हमारी गवर्नमेंट आई थी 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट था, और उस वक्त रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो था ना, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट था, जो डॉर इकोनॉमिक्स जिसको ये कहते हैं, जी माशाल्लाह, जो पाकिस्तान का सत्यानाश करके गई थी, उस वक्त 127 135 के दरमियान आ रहा था, जिसको गलत तरीके से होल्ड किया हुआ था IMF, उसके ऊपर नाराज था। 115 पे आपको होल्ड किया नहीं, 105 के ऊपर जब इनकी गवर्नमेंट गई थी, उसके जब इसहाक डार साहब बाहर भाग गए थे, फिर मिफ्ता आए थे, वो 123 पे छोड़ के गए थे, या छोड़ के गए थे। और मिफ्ता का बड़ा अच्छा बयान था कि पाकिस्तान की जो डार इकोनॉमिक्स थी, वो पाकिस्तान एक ऐसी कश्ती जिसके
अंदर छेद हुआ हुआ है और वो जाके टाइटैनिक की तरह डूबने वाली थी पर डूबेगी नहीं, ये उसने पार्लियामेंट के अंदर तकरीर की थी। उसके अलावा आपको ये पता है कि आपका फिजिकल डेफिसिट कहां था, आपका ट्रेड डेफिसिट कहां था, मैं आपको बताया था 64 बिलियन डॉलर्स के ऊपर आपका ट्रेड डेफिसिट खड़ा हुआ था। आपकी रिमिटेंसेस $18.5 अरब, 1 मिनट, $18.5 अरब के ऊपर आपकी रिमिटेंसेस खड़ी थी। आपकी एक्सपोर्ट पिछले पीपल्स पार्टी के दौर से जो $25 अरब पे छोड़ के गए थे, अब 23 अरब डॉलर के ऊपर खड़े हुए थे। आपकी ग्रोथ नेगेटिव थी, लास्ट की मैन्युफैक्चरिंग नेगेटिव थी, आपकी एग्रीकल्चर से 2.1 से आपकी 1.4% से ग्रो कर रही थी। फिर ये क्या हुआ, कोविड भी आया, आप 5.6% ग्रोथ के ऊपर भी गए, फिर आप 6% ग्रोथ के ऊपर भी गए, आपकी लास्ट स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी 6% पे ग्रो कर रही है, आपकी रिमिटेंसेस $32 अरब के ऊपर पहुंच गई हैं, आपकी एक्सपोर्ट $32 अरब के ऊपर पहुंच गई है, आपकी इकोनॉमी का खास 285 ट्रिलियन से 385 ट्रिलियन ऊपर के चला गया, पर कैपिटा इनकम आपका $1798 के ऊपर चला गया। तो मसला क्या था, आपको किसने कहा था, आप जो कहा क्या था, मसला क्या था, वो तो जवेद लतीफ ने बताया, वो तो खुरम दस्तगीर ने बताया। उन्होंने कहा जी हमें डराया गया, हमें कहा गया कि तुमने अगर हुकूमत ना ली तो कोई बंदा आके बैठ जाएगा। खुरम दस्तगीर कहता है हमारी सारी लीडरशिप के ऊपर सारे केसेस फाइनल हो जाने थे, हमने सारों ने नायल हो जाना था। फिर इस बात को सेकंड कैसे किया, ये बड़ी जो कुर्बानी है ना, कुर्बानी जब आप कहते हैं ना हम आवाम के लिए कुर्बानी देने आए हैं, तो आवाम के लिए कुर्बानी दी थी। इन 3 महीनों के अंदर आवाम के लिए कुर्बानी क्या दी है, नैब की सारी लेजिस्लेशन नहीं सर, नैब की पूरी लेजिस्लेशन उन्होंने करके नैब लॉ ही खत्म कर दिया, टूथलेस कर दिया, अपने सारे केसेस माफ कर दिए। अब कोई अगर आपके, अब मैं बता देता हूं, अगर कोई आइंदा कोई बाहर से आपको अच्छी लेटर आता है, जो आप खुद जो 2 मुल्कों के दरमियान आपकी कोई एक्सचेंज होते हैं लेटर्स, और उसमें कहा जाता है कि ये एविडेंस है, वो आप नैब ने प्रूव करना है। अगर आप बेनामी अकाउंट खोल देते हैं, अगर आप बेनामी अकाउंट खोल देते हैं तो फिर ये नैब ने प्रूव करना है वो बेनामी अकाउंट है। अगर आप करप्शन करते हैं और अपने बीवी बच्चों के नाम रख देते हैं तो आपको मनी इतनी विचारों को मसला था, उसके बाद FIA के ऊपर आके सारे आपने चेंज कर दिए और लोगों को कहा जाता है और बताया जाता है देखो हम आगे हैं, आइंदा अगर तुमने ऐसा कोई काम तो तुम्हें मकसूद चपड़ासी बना देंगे, तुम्हें रिजवान बना देंगे। का जवाब इस पे ले लेते हैं। राणा साहब ये पॉइंट आप सारे लिख लीजिए जो नैब के हवाले से और तमाम चीज़ों के हवाले से उन्होंने आपकी कुर्बानियों का जिक्र किया। इस पे मजीद बात कर लेते हैं ब्रेक के बाद। डॉक्टर नजीब भी हमारे साथ हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। वक्फे से पहले जनाब राना एहसान अफजल खान साहब ने इस तरफ इशारा किया कि कैसे उनकी पार्टी ने कुर्बानी दी आवाम के बेहतर मुस्तकबिल के लिए और उन्होंने कबूल कर लिया बिकॉज एक इंटरिम हुकूमत जो थी वो बजट नहीं बना सकती थी, उसकी उनको फिर बड़ी कॉस्ट जो है IMF की वजह से पे करनी पड़ गई। लेकिन नहीं माना इस चीज़ को अली नवाज ऐवान ने और उन्होंने कहा कि नहीं ये इस चीज़ के लिए आए नहीं थे आवाम की खिदमत करने के लिए, ये तो आए थे नैब के केसेस ख़त्म करवाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ख़त्म करने के लिए, अपने मकासद हासिल करने के लिए, FIA के केसेस, ओवरसीज़ का वोट वगैरह। तो उसका जवाब लेना था हमने जनाब राना एहसान अफजल खान से। जी तो सर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, आज मिफ्ता साहब ने बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये उन्होंने मिफ्ता इस्माइल साहब, और उन्होंने बताया कि ये जो फंडामेंटल्स हैं हमारी, जिस तरह इस महीने की इंपोर्ट है इट इज़ 15 दिन की या 18 दिन की 2.6 बिलियन है, विच इज़, इसका मतलब है कि इस महीने में हमारा जो इंपोर्ट बिल होगा वो $5.5 अरब का होगा, विच इज़ गोइंग टू बी 2 बिलियन लेस देन लास्ट मंथ। तो थिंग्स आर अंडर कंट्रोल। जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं वो कह रहे हैं कि अब ये कैसे आपने रिड्यूस की इंपोर्ट्स अपनी, नहीं इसके अंदर हमें ड्रास्टिक जो है वो स्टेप्स लेने पड़े, हमें जो है वो जो डॉलर कुछ LC पेमेंट्स भी डिले करनी पड़ी और जिन स्टेक होल्डर्स की उनको हमने बताया भी, उनसे अंडर डिस्कशन भी हैं। तो जो कुछ भी हमने जो स्टेट बैंक ने मेजर्स लिए, उन्होंने एक वजह ये भी तो हो सकती है ना कि ये बिल्डअप करती है इंपोर्ट जून के करीब आके, मतलब मई जून में बिल्डअप हो रहा होता है ना, साल का अख्ताम होता है, कंपनीज को अपने बजट खर्चने होते हैं, फिर जुलाई अगस्त में कम होती है। हमने इसको माइक्रो मैनेज किया और फिर जो पेट्रोल आपने इंक्रीज किया उसका भी बड़ा इंपैक्ट आया कि जो पहले एक होर्डिंग लोग सस्ता, क्योंकि इतना बड़ा गैप था पेट्रोल की असल प्राइस में और जो आप सब्सिडी दे रहे थे, तो लोगों ने पेट्रोल बहुत एक्यूमुलेट किया, तो पेट्रोल बिल भी रिड्यूस हुआ है क्वांटिटी वाइज आपका जो है, तो वहां भी हम रिडक्शन देख रहे हैं और आगे भी देखेंगे। तो ये जो अब हमारी कोशिश ये है कि जो इंपोर्ट है उसको हम एक्सपोर्ट प्लस रेमिटेंसेस के साथ बैलेंस कर दें, और जो थोड़ा बहुत हम देख रहे हैं $400-500 मिलियन का करंट अकाउंट आएगा इस महीने के अंदर, विच इज क्वाइट गुड
इंडिकेशन। तो डॉलर मिफ्ता साहब ने कहा कि मैं समझता हूं उसकी रियल वैल्यू जो है वो 200 रुपए से नीचे है। अच्छा, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। अब हम समझते हैं कि उसका डाउनवर्ड ट्रेंड आएगा। ये जो हुआ इसके अंदर एक हिस्सा डेफिनेटली वो खाकान साहब ने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, इसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का भी है। वो मैं समझता हूं आने वाले ये जो 22 का इलेक्शन है उसके बाद चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी। ये जो एकदम से जो लोगों को लगा कि पता नहीं अब ये पॉलिटिकल क्या होने लगा। अच्छा, डॉक्टर नजीब, क्या ये जो डॉलर में मिफ्ता साहब का कहना है कि रियल RER जो है, रियल एक्सचेंज रेट पे डॉलर 200 रुपए से नीचे होना चाहिए, आप समझते हैं कि ये डॉलर जो भी 225 पे खड़ा है नीचे आएगा? समझता हूं ऑल रोड्स गो टू IMF। जैसे ही IMF की फंडिंग आएगी, $4 बिलियन जो बाकी ग्रॉस मार्जिन रह गया है वो पूरा होगा, जो ग्रॉस फाइनेंसिंग नीड है। जैसे ही मल्टीलैटरल्स की फाइनेंसिंग खुलेगी, जैसे ही हमारे रिजर्व्स जहां पे खड़े हैं यहां से बिल्ड होना शुरू होंगे, करंट अकाउंट का खसारा जो पिछले साल तकरीबन $1.25 से $1.5 का एवरेज कर रहा है वो नीचे आएगा। जैसे ही थोड़ी सी 3 इंपोर्ट्स को मैनेज करना है, और मैं बार बार कह रहा हूं कि एनर्जी स्ट्रैटेजी आज जो है ना डॉक्टर मुईद, वो सिर्फ एक है, वो है कंजर्वेशन। आपका एनर्जी सर ये तो ऐसे ही आपने कह दिया, जब मैं जवान होऊंगा, जब मैं बिल गेट्स बन जाऊंगा, जब मैं एप्पल बना लूंगा, जब मैं फेसबुक मेरे कंट्रोल में आ जाएगी, जब ट्विटर मेरे कंट्रोल में होगा, उसके बाद दुनिया तब्दील हो जाएगी। इसमें से तो कोई भी चीज मुझे होते हुए नजर नहीं आ रही। अभी हमने लिए हैं $1.1 बिलियन IMF से, तो डॉलर को टके का फर्क नहीं पड़ा। नहीं जी, अभी हमें तो उम्मीद थी कि डॉलर नीचे आ जाएगा 10 रुपए। नहीं, अभी वो पैसे चाइना के आगे चाइना की रियलाइजेशन हो गई है। तो वो पैसे कब आएंगे सर, ये जो $1.1 बिलियन? मैं बताता हूं आपको। वो अगस्त 26 के बाद बोर्ड है, उसके बाद देखिए। नहीं, ये $1.1 बिलियन जो ऐलान किए सर, ये हमें नहीं दे रहे, वो दे रहे हैं स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। थोड़ा सा देखें, एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है जिसमें पाकिस्तान और IMF एग्री करता है, एक मेमोरेंडम ऑफ पॉलिसीज पे वो एग्रीमेंट हो गया है। वो कुछ चीजें जो अथॉरिटीज हैं वो पूरा कर रही हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा मॉनेटरी टाइटनिंग हुई, आपने देखा इलेक्ट्रिसिटी की कीमत में तब्दीली हुई, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लागू हुई, अब हमने कुछ फाइनेंसिंग पूरी करनी है, अब हमने इलेक्ट्रिसिटी का टैरिफ चेंज करना है। जब हम ये सब कुछ कर लेंगे तो बोर्ड में वो ले जाएंगे। जो मैं सुन रहा हूं वो एंड ऑफ अगस्त की कोई डेट, 26 की शायद डेट भी पिच हो रही है पाकिस्तान के लिए। जब वो हो जाएगा नेक्स्ट डे पैसे आ जाएंगे। जैसे ही वो पैसे आएंगे रिजर्व्स बिल्ड करेंगे, एक तकवीयत मिल जाएगी। बट डॉक्टर मुईद, आई एम सॉरी, इधर आप ये जरूर याद रखें कि एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस भी बहुत बुरे हैं। पाकिस्तान ने $23 अरब की इंपोर्ट की है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। अगर इसको अगले साल कंजर्वेशन से नहीं संभालेंगे, जब तक के प्राइसेस नीचे नहीं आती, तो इसका कोई हल नहीं है। हमने जो इंपोर्ट की है एग्रीकल्चर, तो जो डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने कहा है आज कि हमने इंपोर्ट सब भी रिड्यूस कर ली है और ये $5 बिलियन महीने की रह जाएंगी, ये कैसे किए हैं? देखिए, ये इसका बड़ी क्लियर तरीका है जो पिछली गवर्नमेंट ने शुरू किया, इस गवर्नमेंट ने उसको स्ट्रेंथन किया। वो क्या था? पिछली गवर्नमेंट ने इंपोर्ट बैन 100% LC मार्जिन लगा दिया था इंपोर्ट्स पे, उससे कमी हुई। फिर जब रुपी आपका डीवैल कर जाता है इतना, ये IMF का तजवीज़ है, तो आपकी इंपोर्ट्स महंगी हो जाती हैं, उससे कमी हुई। तीसरा, इन्होंने कुछ इंपोर्ट्स तो बैन कर दी हैं, जैसे गाड़ियां बैन हैं, मोबाइल फोन्स बैन हैं, लग्जरी आइटम्स बैन हैं, उनमें कमी हुई। सो वी डन ऑल दोज थिंग्स। पर जुलाई में कमी की एक वजह यह भी है कि अभी हमने ईद गुजारी है। सो लेट्स सी कि आखिरी 12 दिन कैसे प्ले आउट करते हैं। बट आई एम होपिंग कि ये 5.5-6 से ऊपर नहीं जाएंगे। 12 दिन कैसे? मेरे साथ रहिए, बस हमारे पास 3-4 मिनट, 2 मिनट हमारे पास रह गए हैं। उन्होंने किस तरह PMLN में फीलिंग कहा कि हमने जो इतने अच्छे मेजर्स नहीं हो, मेजर्स थे क्या? हमने सारी आवाम को उन्होंने कहता है 1 प्याली चाय पिया करें, 2 ना पिया करें। उन्होंने कह दिया 4 बंदे अब 1 रोटी खाया करें। उन्होंने कहा कि आइंदा $125 अरब डॉलर बचता है 1 घंटा लोड शेडिंग करके, तो उन्होंने लोड शेडिंग उड़ा दी। दुकानें 9 बजे बंद करके ये मेजर्स किए ना कि पाकिस्तान की आवाम के लिए ये आए थे और पाकिस्तानी आवाम को। और उसके साथ उन्हें बहुत अच्छा अकल का डिसीजन है कि 17 ग्रेड से लेके 22 ग्रेड के लोगों को डिस्पैरिटी अलाउंस दिया 15%। और खुद कह रहे हैं पाकिस्तान की आवाम को क्या फाके करें, 4 बंदे 1 रोटी खाएं, अगर 4 प्यालियां चाय पीते हैं 1 प्याली चाय पिए, और दूसरी तरफ लुटा रहे हैं पैसा। अगर मैं खुद गवर्नमेंट में हूं, मैं हेड ऑफ द स्टेट हूं, और मैं आपको लुटाते हुए बंदा नजर आता हूं पैसे, तो मुझे पता है नीचे वालों को क्या कसूर है। बिल्कुल पॉलिटिकली लोग हैं ना। मौलियों वाली बातें तो नहीं करूंगा ना। फीलिंग ये है कि अगर अब मुझे ये नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, प्राइम मिनिस्टर को, तो फिर अब ये PTI फॉरेन फंडिंग। मैं ये कह रहा हूं, बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन को जो सुप्रीम कोर्ट का 2017 का डिसीजन है, तीनों पार्टीज का डिसीजन एक साथ नामे
है, दूध का दूध पानी का लिखा पानी है ये होना। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन आप में। मुझे ये बताएं कि एक इलेक्शन कमीशन जो इतना बायस्ड है कि डस्का के अंदर इलेक्शन होता है, 23 पोलिंग स्टेशन के अंदर मसाइल आते हैं, पूरा इलेक्शन वो वॉइड कर देता है। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन कराची के सिंध के अंदर हुए हैं, 5 बंदे मर गए हैं, सेम डे नोटिफिकेशन कर देता है। यूसुफ रजा गिलानी के बेटे पैसे देते, वीडियोस आती है कि वो लोगों का इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और उसको बरियत दे दी जाती है। अली अमीन गंडापुर को बैन कर दिए जाते हैं, तुम अपने भाई की कैंपेन चला रहे हो। इलेक्शन तलाल चौधरी को 40 लाख दानियाल अजीज को जो है तौहीन अदालत पे जो है वो कहते हैं मरा हुआ है, और हम कह रहे हैं भाई सही करो। देखिए अदालत जो लास्ट कहते हैं, जो 40,000 वोटर मरा हुआ था, उसमें हमारे भी वोट जाया हुए, हमारे लोगों के भी वोट आगे पीछे हुए, उसके अंदर इनका नहीं हुआ। सही बात है। एक अक्रॉस द बोर्ड क्यों हुआ? देखिए दूसरी हम भी पूछते हैं, दूसरी चीज ये है कि आप तौहीन अदालत पे तलाल चौधरी को भी फारिग कर दिया गया, दानियाल अजीज को भी कर दिया गया। तो ये कम गालियां निकाल रहे हैं ईसीपी को, यानी कि इनके हम तो समझते हैं इनको बड़ा लाइटली लिया जा रहा है। ईसीपी तो एडमिनिस्ट्रेशन में है, नहीं, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल होता है तो सही, लेकिन है वो एडमिनिस्ट्रेशन में है ना। आप अगर ईसीपी को आप मुतनाज़ बना दें और आपके पास सबूत एक दिल्ली का ना हो, अगर आपके पास सबूत एक दिल्ली का ना हो, वक्त ही खत्म हो गया। देखिए वक्त ही खत्म हो गया, बड़ी शार्प डिस्कशन थी। आई विश आई हैड मोर टाइम, लेकिन वक्त हमारा खत्म हो गया। तमाम हमारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।